स्वर व्यंजन की कूट रचना से शब्द नया बनाती हो। स्वर व्यंजन की कूट रचना से शब्द नया बनाती हो। संधि कर हो सामासिक संक्षिप्त कर जाती हो। अग्रणी हो उपसर्ग प्रत्यय को अनुचर बनाती हो। परिस्थिति के अनुकूल हो शब्द प्राण बन जाती हो। परिस्थिति के अनुकूल हो शब्द प्राण बन जाती हो। नव शब्द सृजन कर अभिव्यक्ति सक्षम हो जाती हो। व्याकरण हो तुम हिंदी की प्राण पोषिता कहलाती हो। प्यारे बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में मैं पूजा, सहायक अध्यापिका, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गागलहेड़ी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आपने मेरे मुख से हिंदी की कुछ पंक्तियां सुनी, जिसमें हिंदी व्याकरण के कुछ शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि इत्यादि आए। हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इसमें आए दिन नवीन शब्दों का समावेश होता रहता है। बच्चों, क्या कभी आपने सोचा है कि भाषा के इन नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है? भाषा के इन शब्दों की संरचना कैसे होती है? आज की कक्षा में हम और आप इसी विषय का अध्ययन करेंगे। आइए अध्ययन को गति देते हुए आपको विषय से जोड़ती हूँ। आज की कक्षा का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, शब्द रचना के तत्व। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार शब्द रचना के जो तत्व हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द। इस कक्षा में हम जानेंगे व्याकरण की परिभाषा, भाषिक संरचना के स्तर, शब्द संरचना, शब्द निर्माण की युक्तियां, उपसर्ग व प्रत्यय की परिभाषा, पाठ्यक्रम के उपसर्ग तथा प्रत्यय, उपसर्गों के मेल से शब्द निर्माण, प्रत्यय के मेल से शब्द निर्माण। आइए इन बिंदुओं को हम विस्तार से जानते हैं। अभी आपने सुना एक शब्द आया व्याकरण। पहले हम इसी विषय में जान लेते हैं कि व्याकरण क्या होता है। भाषा के नियमों का अनुशासन ही व्याकरण है। किसी भी भाषा को बोलने, लिखने, पढ़ने के लिए निश्चित नियमों की व्यवस्था होती है। इन नियमों का अनुशासन ही व्याकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भाषा के अंग प्रत्यंग का विश्लेषण और विवेचन ही व्याकरण है। अब यहाँ दो शब्द आए, विश्लेषण। विश्लेषण का अर्थ होता है किसी विधान या व्यवस्था का सूक्ष्मता से अध्ययन करना। दूसरा शब्द है विवेचन, यानी सभी पक्षों को तौलकर सत असत का निर्णय करना। साधारण शब्दों में कहा जाए तो व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप से बोला, लिखा व पढ़ा जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने, पढ़ने संबंधी नियमों का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण है। किसी भी भाषा की संरचना कुछ स्तर के आधार पर की जाती है। हिंदी भाषा की संरचना के स्तर का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। सबसे पहले आता है ध्वनि। ध्वनि अर्थात मौखिक आवाज, वाक अंगों द्वारा उच्चारित होने वाली ध्वनि तरंगों की उत्पादन प्रक्रिया को हम ध्वनि कहते हैं। बच्चों, भाषिक संरचना का द्वितीय चरण है वर्ण। वर्ण अर्थात ध्वनियों का समूह, जैसे अ, ज, म। इन्हें हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से इनका स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इनका अपना कार्य और अस्तित्व होता है। ये दूसरे वर्ण के साथ मिलकर अक्षर जो शब्द बनाते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरणतः जय के साथ हमने न वर्ण को जोड़ा तो ये जन बन गया। म के साथ जब न को जोड़ा तो मन। तो विभिन्न अर्थ को
प्रतिपादित करते हुए इन शब्दों के निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है। भाषिक संरचना का तृतीय स्तर है शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे कलम। इसमें वर्ण व्यवस्थित रूप से लिखे हुए हैं, क ल म कलम। ये एक अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, किसी विशेष वस्तु के अर्थ को प्रकट कर रहे हैं, इन्हें हम शब्द कहते हैं। भाषिक संरचना का चौथा सोपान है पद। वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उन्हें हम पद कहते हैं। इसे एक उदाहरण से देखिए, जैसे सीता गाती है। सीता इस वाक्य में कर्ता है, सीता इस वाक्य में संज्ञा है। यानी जब किसी शब्द को हम कोई पदवी दे देते हैं, कर्ता और संज्ञा की इसमें सीता को पदवी मिल गई है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम पद कहते हैं। भाषा का भाषिक संरचना का अंतिम स्तर है वाक्य। पदों का व्यवस्थित समूह ही वाक्य कहलाता है, जैसे राम बाजार जा रहा है। इसमें कर्ता, कर्म और क्रिया व्यवस्थित क्रम में हैं और एक निश्चित अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। आज का जो हमारा विषय है शब्द संरचना। शब्द अर्थात शब्दों का गठन, शब्दों का निर्माण, शब्दों का सृजन। इसे हम दो आधार से देखते हैं, निर्माण की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से। सर्वप्रथम निर्माण की दृष्टि से तीन प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द रूढ़ियों और परंपराओं से प्रयोग होते होते किसी विशेष वस्तु के अर्थ के लिए निश्चित हो गए हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे घर, हाथ। अब ये किसी विशेष वस्तु के बोधक बन गए हैं। अगर हम इनकी वर्णों को अलग अलग कर दें, घ र, तो हमें कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। दूसरा देखिए, यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरणतया विद्याधन, पुस्तकालय। इनमें दो दो शब्दों का योग हुआ है, विद्या धन, पुस्तक आलय। इसके बाद है योग रूढ़। ऐसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो चुके हैं, उनका पर्याय बन चुके हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे जलज, चक्रधर, दशानन। जलज का अर्थ होता है जल में उत्पन्न होने वाला। जो शब्द संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरणतया कर्म, गृह, अग्नि। इसके बाद है तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ रूप परिवर्तन करने के बाद हिंदी भाषा में स्वीकार करे गए हैं, उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरणतया काम, घर, आग। ये मैंने उपर्युक्त तत्सम शब्दों के ही तद्भव रूप यहाँ पर लिख दिए हैं। तीसरा है देशज शब्द। देशज अर्थात हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। उन भाषाओं में जो स्थानीय भाषाओं में से शब्द हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए गए हैं। देशज शब्द अर्थात क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द, स्थानीय भाषाओं के शब्द। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें से कुछ शब्दों को हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया गया है, जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे गमछा, लोटा, डंडी, पगड़ी इत्यादि। इसके बाद है विदेशज शब्द।
विदेशज अर्थात विदेशी भाषाओं के शब्द। कुछ विदेशी भाषाओं के शब्दों को हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे डॉक्टर, क्रिकेट, कमीज, ओलपिन, इनाम इत्यादि। बच्चों, शब्द निर्माण की युक्तियों का प्रयोग करके जो ये शब्द बनाए गए हैं, ये किस तरह बनाए गए हैं वो हम इस तरह समझते हैं। उपसर्ग का प्रयोग करके सुकर्म शब्द बनाया गया है। इसमें दो शब्द हैं, सु, कर्म। कर्म इसमें मूल शब्द हैं और इसमें सु उपसर्ग को जोड़ा गया है। उपसर्ग को मूल शब्द से पहले जोड़ते हैं। इस तरह से सु और कर्म जुड़कर बन गया सुकर्म। इसके बाद है प्रत्यय। प्रत्यय शब्द किसी भी मूल शब्द के बाद में जोड़ा जाता है। यहाँ पे मूल शब्द है धन, इसमें हमने वान प्रत्यय जोड़ा तो नया शब्द हमारे सामने आया धनवान। इसके बाद है संधि। संधि में भी हम दो वर्णों का मेल करके नया शब्द बनाते हैं, जैसे प्रति, एक। इसमें ई और ए के मिलन से नया शब्द जो हमारे सामने आया वह है प्रत्येक। इसके बाद है समास। समास का से निर्मित ये एक शब्द है रसोई घर, अर्थात रसोई के लिए घर। अब समास का प्रयोग करके हमने इसे संक्षिप्त कर दिया और नया शब्द बना रसोई घर। इस प्रकार ये शब्द निर्माण की युक्तियां हैं। बच्चों, आज की कक्षा में भाग 1 में हम उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। पर्यायवाची शब्द, समास और तत्सम शब्दों का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे। बच्चों, शब्द निर्माण की इन युक्तियों का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले उपसर्ग। जैसा कि हमने अभी एक उदाहरण से देखा था कि जो शब्दांश किसी मूल शब्द से पहले जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर उसमें नवीन विशेषता भर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। एक अन्य उदाहरण से देखिए, एक यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है अज्ञान। इसमें मूल शब्द है ज्ञान और अ उपसर्ग जोड़ने के बाद एक नया शब्द बना है अज्ञान। अब इस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो गया है उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद और उसके अर्थ में एक नवीन विशेषता आ गई है। इससे हमें ज्ञात होता है कि उपसर्ग वे भाषिक इकाई हैं जो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द के अर्थ में नवीन विशेषता भर देते हैं। या साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं, शब्द के पूर्व में जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ऐसे शब्दांश जिनका स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं होता, यानी उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, वे भाषिक इकाई होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, इसीलिए उनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग भी नहीं होता। उपसर्गों के प्रयोग से नवीन शब्द का निर्माण होता है। अगर हम किसी मूल शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो नवीन शब्द बनकर हमारे सामने आता है। उपसर्गों के प्रयोग से जो नया शब्द बनता है उसका अर्थ निम्नलिखित स्थितियों में प्रकट होता है। शब्दार्थ प्रतिकूल हो जाता है। अगर हम किसी शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो प्राय जो उस शब्द का अर्थ है वो विपरीत हो जाता है। उदाहरणतया अपमान, निस्वार्थ। इन शब्दों में मान मूल शब्द है। मान मूल शब्द के साथ अप उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो नवीन शब्द बना है अपमान। मान का अर्थ होता है
आदर सत्कार, अपमान का अर्थ होता है निरादर। इस तरह हमने देखा कि उपसर्ग का प्रयोग करने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया, शब्द जो है विपरीतार्थक बन गया। इसी तरह से निस्वार्थ, स्वार्थ में नि उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद इसका स्वार्थ शब्द का अर्थ भी पूर्णतया प्रतिकूल हो गया। दूसरा, शब्दार्थ में एक नवीन विशेषता आ जाती है। जब हम किसी शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उस शब्द के अर्थ में एक नवीन विशेषता भर जाती है। उदाहरणतया एक शब्द यहाँ लिखा है उपकार। इसमें कार मूल शब्द है। कार का अर्थ है मोटर गाड़ी या पहिया गाड़ी। उसके साथ हमने उपसर्ग का प्रयोग किया। जो नवीन शब्द हमारे सामने आया उपकार, उसका अर्थ होता है नेकी अर्थात भलाई। इस तरह उपसर्गों का प्रयोग करने के बाद शब्दों के अर्थ में एक नवीन विशेषता आ जाती है। उपसर्गों का प्रयोग करने के बाद जो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है उसे हम एक अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं। बच्चों, इसी तरह यदि हम हार शब्द के साथ आ उपसर्ग जोड़ते हैं तो आ उपसर्ग जोड़ने पर जो नया शब्द हमारे सामने आता है वो है आहार। आहार का अर्थ होता है भोजन। इसी तरह अन्य उपसर्गों का प्रयोग करके हम अनेक नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे वि उपसर्ग जोड़ने पर विहार, विहार का अर्थ होता है घूमना। उसी तरह अगर हम हार शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ें तो जो शब्द बनता है उपहार अर्थात भेंट। इसी तरह अगर हम हार शब्द के साथ सम उपसर्ग जोड़ें तो नया शब्द बनता है संहार, जिसका अर्थ है विनाश। इस तरह आपने एक शब्द से उपसर्ग का प्रयोग करते हुए अनेक शब्द निर्माण की प्रक्रिया को समझा। बच्चों, अब हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए उपसर्गों के विषय में अध्ययन करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो उपसर्ग दिए गए हैं उनकी संख्या है 11। वो यहाँ दिए गए हैं अ, अन, अधि, अप, अनु, उप, शह, निर, अभि, परि, सु। अब हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए उपसर्गों के मेल से शब्द बनाते हैं। यहाँ मैंने उपसर्ग लिखे हैं और यहाँ इन उपसर्गों का प्रयोग करके जो शब्द निर्मित हुए हैं वो लिखे हैं। आइए इनका अध्ययन करते हैं। अ उपसर्ग से बने हुए शब्द अचल, अधर्म, अनाथ, असुविधा, अभाव, अटल। अन उपसर्ग से बने हुए शब्द अनपढ़, अनमोल, अनसुना, अनभिग, अनायास। अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द अधिकार, अधिनायक, अधिपति, अधिग्रहण। अप उपसर्ग से बने हुए शब्द अपमान, अपकार, अपवाद, अपयश, अपव्यय। अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द अनुकरण, अनुशासन, अनुभूति, अनुरूप, अनुभव। उप उपसर्ग से बने हुए शब्द उपवन, उपकार, उपदेश, उपयोग, उपहार। सह उपसर्ग से बने हुए शब्द सहयोग, सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहचर। निर उपसर्ग से बने हुए शब्द निर्दोष, निरपराध, निराकार, निरुपाय, निर्भय। अभि उपसर्ग से बने हुए शब्द अभियोग, अभिवादन, अभिप्राय, अभिमान, अभिलाषा। परि उपसर्ग से बने हुए शब्द परिजन, परिचय, परिताप, परिवार, परिधान, परिवर्तन। सु उपसर्ग से बने हुए शब्द सुबोध, सुगम, सुलेख, सुखद, सुपुत्र। प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि हम उपसर्गों के प्रयोग से अनेकानेक नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न का स्वरूप आता है वो
किस तरह से होता है? प्रश्न अभ्यास, किन्हीं 3 उपसर्गों के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये नीचे उपसर्ग दिए होते हैं, जैसे यहाँ लिखे हुए हैं अधि, अप, प्रि, सह, सु, उप। आपको इन उपसर्गों का प्रयोग करते हुए एक एक नवीन शब्द बनाना है। इसी तरह स्वमूल्यांकन आपके लिए ये गृह कार्य भी है और स्वमूल्यांकन भी। स्वयं का मूल्यांकन करने के लिए आप पाठ्यक्रम में दिए गए सभी उपसर्गों के मेल से 5-5 नए शब्द बनाइए। अर्थात आपके पाठ्यक्रम में जो 11 उपसर्ग दिए गए हैं उनका प्रयोग करते हुए आप एक उपसर्ग से 5-5 नए शब्द बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। शब्द रचना का द्वितीय सोपान है प्रत्यय। प्रत्यय 2 शब्दों से बना है, प्रति, धन, अय। प्रत्यय प्रति का अर्थ है साथ में, किंतु बाद में। अय चलने वाला। तो इससे पता चलता है कि प्रत्यय का अर्थ होता है बाद में चलने वाला। वह शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करता है उसे प्रत्यय कहते हैं। उदाहरणतः माला, धन, ई। यहाँ पे एक शब्द है माला, उसके साथ हमने ई प्रत्यय को जोड़ा तो नया शब्द बन गया माली। इन शब्दांशों का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता। इन शब्दांशों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय मूल शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। ये भाषिक इकाइयां स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होती, क्योंकि इनका स्वयं स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता। मूल शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्दों का निर्माण करके ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय, जो शब्दांश धातु अर्थात क्रिया के बाद लगाए जाते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे दौड़, धन, ना। दौड़ना, यहाँ दौड़ मूल धातु है, क्रिया है, जिसमें ना प्रत्यय जोड़ने पर दौड़ना शब्द का निर्माण हुआ है। यहाँ ना कृत प्रत्यय है। इसी तरह अन्य धातुएं, अन्य क्रियाएं जैसे खेलना, खाना, पीना, उछलना, कूदना, इनमें भी ना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय का दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के बाद लगकर नवीन शब्दों की रचना करते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरणतः सुंदर शब्द में ता जोड़ने पर जो नवीन शब्द बनता है वो है सुंदरता। अब देखिए, सुंदर एक विशेषण है और इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ दिया तो जो नया शब्द बना सुंदरता, यानी वो एक भाववाचक संज्ञा बन गई। इस तरह से आपने प्रत्यय का प्रयोग करके शब्दों का निर्माण सीखा। बच्चों, अब हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए प्रत्यय और उनके प्रयोग से शब्द निर्माण करते हैं। पाठ्यक्रम के प्रत्यय और उनके मेल से बने शब्द। प्रत्यय आई, तव, ता, पन, वा, हट, वट, ये सभी प्रत्यय आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनका प्रयोग करते हुए इनसे नवीन शब्दों का निर्माण करते हैं। आई शब्द से निर्मित शब्द आई, थोड़ा सा गलत हो, यहीं से स्टार्ट कर दो। आई प्रत्यय से निर्मित शब्द हैं पढ़ाई, लिखाई, चढ़ाई, पिटाई, सिलाई। आप
सभी ने देखा कि इन शब्दों के बाद में आई की आवाज आ रही है, यानी इन सभी मूल शब्दों के अंत में आई प्रत्यय को जोड़कर ये सभी शब्द बनाए गए हैं। इसी तरह से तव प्रत्यय के शब्द अपनत्व, ममत्व, क्वित्व, महत्व, प्रभुत्व। इसी तरह ता प्रत्यय का प्रयोग करते हुए नए शब्द महानता, मधुरता, सज्जनता, लघुता, सुंदरता। पन प्रत्यय का प्रयोग करके जो शब्द बनाए गए हैं बचपन, भोलापन, लड़कपन, पागलपन, ओछापन। वा प्रत्यय से निर्मित शब्द दिखावा, चढ़ावा, छलावा, पहनावा। हट प्रत्यय से बने हुए शब्द जगमगाहट, बालहट, घबराहट, आहट, गड़गड़ाहट। वट प्रत्यय से निर्मित शब्द बनावट, सजावट, थकावट, लिखावट, मिलावट। कहीं कहीं पर हट प्रत्यय आहट भी लिखा होता है। आहट और हट से ये शब्द निर्मित हुए हैं। जैसे जगमगाहट में आहट प्रत्यय का प्रयोग है, बालहट में हट प्रत्यय का प्रयोग है। प्यारे बच्चों, अभी आपने प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द निर्माण किए। अब आपके परीक्षा में जो प्रश्न आता है उसका स्वरूप देखिए। प्रश्न अभ्यास, किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। आपकी परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आता है, उसके नीचे प्रत्यय लिखे होते हैं तव, पन, वा, वट, आई। आपको इनमें से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए एक एक शब्द बनाना होता है। इसके बाद है स्वमूल्यांकन, यानी स्वयं का मूल्यांकन कि जो आज आपने सीखा है आप कहाँ तक सीख पाए हैं। पाठ्यक्रमानुसार, यानी पाठ्यक्रम में जो दिए गए प्रत्यय हैं उनका प्रयोग करते हुए प्रत्येक प्रत्यय से 5-5 नए शब्द बनाइए। ये आपका गृह कार्य भी है। आप प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 5-5 नए शब्द बनाकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बच्चों, अब हम आते हैं संप्राप्ति पर। संप्राप्ति अर्थात हमने सीखा। बच्चों, आज की कक्षा में जो हमने सीखा वो है व्याकरण, अर्थात व्याकरण की परिभाषा सीखी। भाषिक संरचना के स्तर हमने सीखे। शब्द संरचना को हमने सीखा कि शब्द संरचना दो आधार पर होती है, निर्माण की दृष्टि से, स्रोत की दृष्टि से। फिर हमने सीखा शब्द निर्माण की युक्तियां, अर्थात नव शब्द सृजन की जो विधियां हैं उनको हमने सीखा। उनमें हमने उपसर्ग और प्रत्यय का अध्ययन किया। प्रत्यय के भेद को हमने जाना, पाठ्यक्रम के उपसर्गों और प्रत्ययों को जाना और पाठ्यक्रम के उपसर्गों और प्रत्ययों के मेल से शब्द निर्माण की प्रक्रिया को हमने समझा। बच्चों, आज की कक्षा में हमने शब्द निर्माण की विधियों में उपसर्ग और प्रत्यय को जाना और उनके प्रयोग से किस तरह नए शब्दों का निर्माण किया जाता है ये हमने सीखा। शब्द रचना के अन्य तत्वों जैसे समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची, उनका अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे।